राजपूत काल में शासन व्यवस्था। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात अनेक छोटे छोटे राज्य उत्तर भारत में स्थापित हो गए थे। पालों और प्रतिहारों जैसे कुछ राज्यों ने अपना साम्राज्य स्थापित करके राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया, परंतु उनके प्रयास सफल न हो सके। अधिकांश राज्य परस्पर युद्धों में व्यस्त रहे, परिणाम स्वरूप एकता का पूर्ण अभाव था। इस काल में प्राय सभी राज्यों में राजतंत्र व्यवस्था थी। गुप्त काल की समाप्ति पर प्राय सभी गणतंत्र राज्य जो राजनीतिक चेतना रखते थे समाप्त हो चुके थे। अतः अधिकांश शासक निरंकुश हो गए। इन शासकों के निरंकुश होने का एक कारण यह भी था कि सिंध के अतिरिक्त उत्तर भारत के अन्य प्रदेश पर इस काल में विदेशियों के कोई आक्रमण नहीं हुए थे, क्योंकि सिंध पर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था और सिंध और मुल्तान को उसने अपने अधिकार में ले लिया था। दाहिर की पराजय हो गई थी। विदेशियों के आक्रमण से निर्भय हो जाने पर राजाओं को जनता के सहयोग की आवश्यकता न रही और वे मनमानी करने लगे। राजा का पद इस काल में पैतृक था। शुभ मुहूर्त में उसका अभिषेक किया जाता था। दूषित प्रभाव को दूर करने के लिए इंद्र, ग्रह और विनायक नामक क्रियाएं की जाती थी। अब राजाभिषेक के समय शपथ लेने की प्रथा नहीं थी। प्रतिहार शासकों को उनके सामंत, परम भट्टारक, महाराजाधिराज परमेश्वर अथवा महाराजाधिराज ही कहा है। ये गुप्त काल में भी रहा। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि अपनी शक्ति और धन की अपेक्षा अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों को वो अधिक महत्व देते थे। नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय की तुलना में नारायण से भी की गई है। भोज ने अपने आप को आदि वराह कहा है। संभवतः वह मुसलमानों के विरुद्ध समस्त भारतीयों का सहयोग चाहता था। इसी कारण उसने अपने आप को आदि वराह कहा। ये शासक अपनी प्रजा को सुखी रखने का पूर्ण प्रयास करते थे। अपनी राज्यसभा के सदस्यों, मंत्रियों और सामंतों से सहयोग परामर्श करके ही अपनी नीति निर्धारित करते थे। वृद्धावस्था में कुछ राजा पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाकर स्वयं संन्यास ले लेते थे। पाल वंशीय शासक नारायण पाल के पिता विग्रहपाल प्रथम ने ऐसा ही किया था। राजाओं के स्वेच्छा से शरीर त्यागने की प्रथा का भी प्रचलन था। धंग ने त्रिवेणी के पवित्र जल में प्राण उत्सर्जन किया। रानियां साधारणतया शासक नहीं होती थी एवं वे प्रशासनिक कार्यों में भी प्रमुख भाग नहीं लेती थी। कश्मीर की रानी दिद्दा, जिसने 22 वर्ष तक शासन किया, इसका अपवाद थी। राजा ही युवराज को मनोनीत करता था और वह राजा को प्रशासन में पूर्ण सहायता प्रदान करता था। राजसभा भवन के दो भाग होते थे, महास्थान और अभ्यंतर स्थान। अभ्यंतर स्थान में केवल चुने हुए व्यक्ति जिन पर राजा को विश्वास होता था, अर्थात रानी, युवराज, मंत्री, सेनानायक, महाप्रतिहार, महासामंत, महापुरोहित, धर्मस्थे, विद्वान, ब्राह्मण, महाकवि, चारण, वेद्य, अनेक शास्त्रों के विद्वान, विदूषक और वेश्याएं, जो विषय गोपनीय नहीं होते थे, उन पर महासभा पर विचार विमर्श होता था। राजपूत शासन में मंत्रिमंडल का विशेष महत्व था। उसी पर शासन की अच्छाई अथवा बुराई निर्भर करती थी। राजा लोग साधारणतः मंत्रियों के परामर्श पर ही कार्य करते थे। मुख्यमंत्री प्रधान अमात्य कहलाता था।
मंत्री लोग राजा को मनमानी करने से रोकते थे। कश्मीर नरेश ललितादित्य ने तो मंत्रियों को यह आज्ञा दे रखी थी कि यदि वे किसी की आज्ञा को अनुचित समझें तो क्रियान्वित न करें, परंतु कुछ शासक अपने मंत्रियों के परामर्श की चिंता नहीं करते थे। बंगाल के शासक महिपाल ने मंत्रियों के परामर्श की अवहेलना की और उसका अंत हो गया। साधारणतया मंत्री का पद पैतृक होता था। गर्ग और उसके वंशज धर्मपाल और उसके उत्तराधिकारी के मंत्री रहे। इस काल के कुछ अन्य प्रमुख उत्तराधिकार जो थे वो निम्नलिखित थे। इसमें संधि विग्रह जो गुप्त काल में भी था, यह संभवतः युद्ध और शांति का मंत्री था। उसे दान पत्र, अधिकार पत्र, घोषणाएं और अन्य देशों के शासकों को पत्र लिखवाने पड़ते थे। अक्षपदलिक यह वित्त विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मेवाड़ के अभिलेखों में भी अक्षपटलिकों का उल्लेख मिलता है। महाप्रतिहार ये राजकोष और आभूषणों के विभाग के अध्यक्ष होते थे। मुद्रा प्रतिहार, महाप्रतिहार ये जो है वो महत्वपूर्ण पद था और समस्त अधिकारियों को अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए यह अधिकारी सचेत करता था। जिन्हें राज्यसभा में आने का अधिकार नहीं होता था, उन्हें बाहर निकलता और नए व्यक्तियों को प्रणाम करने का ढंग बतलाता था। उसकी अनुमति के बिना कोई राज्यसभा में प्रवेश नहीं करता था। महादंडनायक राजसैनिक विषयों पर महादंडनायक और सेनापति से परामर्श करता था। धर्मस्थ अथवा धर्मस्थ ये न्यायालय के न्यायाधीश होते थे और पुरोहित धर्म के संबंध में राजा को परामर्श देते थे। नियुक्तक संभवतः ये विभाग का अध्यक्ष होता था। प्रतिहार अभिलेखों में राज कर्मचारियों के लिए प्राय पुरुष अथवा राजपुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है। गुप्त काल की अपेक्षा इस काल के ताम्रपत्र अभिलेख अधिक संख्या में उपलब्ध हैं। जब पहले ताम्रपत्रों के अक्षर अस्पष्ट हो जाते तो नवीन ताम्रपत्र जारी किए जाते थे। कुछ जाली ताम्रपत्र भी मिले हैं। जाली ताम्रपत्रों की जांच कराकर सरकार उनको रद्द कर देती थी। सैनिक संगठन में हम देखें तो दंडनायक जो है वो एक मुख्य सैनिक अधिकारी होता था एवं कई बार उसे नवीन विजित प्रदेशों में राज्यपाल बनाकर भी भेज दिया जाता था। प्रतिहार सेना की 4 टुकड़ियां थी जो 4 सेनापतियों के अधीन होती थी। इनमें उत्तर की टुकड़ी सुल्तान के विरुद्ध और दक्षिण की बल्हार के विरुद्ध युद्ध के लिए प्रयुक्त की जाती थी। शेष 2 टुकड़ियां साम्राज्य किसी भी भाग में सुरक्षा रखने के लिए भेजी जा सकती थी। नगर की सुरक्षा करने वाले सैनिक अधिकारी को बलाधिकृत कहते थे। महायुद्धपति संभवतः शस्त्रागार का प्रमुख अधिकारी होता था। पीलुपति, आशुपति, पेकाधिपति क्रमशः हाथी, घोड़े और घुड़सवार सेना के अध्यक्ष होते थे। किले के रक्षक को कोटपाल कहते थे। ग्वालियर में एक कोटपाल रहता था। कुछ सेना निजी, कुछ सामंतों की और कुछ पैतृक होती थी। कुछ योद्धा अपने ही हथियार लाते थे और कुछ को सरकार स्वयं ही हथियार देती थी। कुछ सेना की टुकड़ियों के अफसर को स्वयं सेना अथवा जाति चुनती और कुछ टुकड़ियों में सरकार अपने अधिकारी नियुक्त करती थी। भाड़ित सिपाहियों की संख्या अधिक न थी। प्रशिक्षित सेना में 10, 100, 10,000 योद्धाओं पर अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। दुर्ग निर्माण पर भी पूरा ध्यान दिया जाता था। शिविर राजपूत शासकों को बहुधा शिविरों में रहना पड़ता था। राजा का तंबू शिविर के बद्दे में होता था। इसके चारों ओर अंगरक्षक होते थे।
तंबू के आगे एक मंडप होता था जहाँ संभवतः वह अपने अधिकारियों से मिलता था। राजा का हाथी और उसकी अश्वशाला राजा के शिविर के पास होती थी। वहीं माली रहते थे। भोग विलास की सामग्री बेचने वाले वहीं पर अपनी वस्तुएं बेचते थे। उसके उपरांत सामंतों और अमात्यों के डेरे होते थे। कुछ दूरी पर वेश्याओं के शिविर भी होते थे। सौदागर सैनिकों को शिविरों में जब वस्तुएं बेचते थे जिसकी उन्हें आवश्यकता होती थी। प्रतिहार सैनिक धोती पहनते थे। उनके कटी प्रदेश पर सींग के हथों वाली कटारें लटकी रहती थी। उनके दोनों ओर तरकश होते थे। संभवतः ऊंट पर युद्ध करने वाले सैनिकों की टुकड़ी अलग होती थी।